Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्जाम प्रेप। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो आपके पॉलिटी की लेक्चर सीरीज का पार्ट है। तो उसमें से हम 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। जिन टॉपिक्स की बात हम करेंगे वो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, पहला टॉपिक यही है। देन आपका पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो क्या कंडीशन होती है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3 हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे। टॉपिक नंबर 4 जो है वो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका अभी अभी क्या किया गया, डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिटी लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कवर कर लेंगे। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। उसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स पेंडिंग रह जाएंगे, एक पार्लियामेंट, देन आपका सेंटर और स्टेट रिलेशंस। ठीक है, इसके अलावा जो भी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जब भी कभी लगेगा कि पॉलिटी में 5-10 टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने चाहिए, आने वाले किसी एग्जाम में आ सकते हैं वो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जितने लेक्चर्स हमने यहाँ पे डाल रखे हैं बस उतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ठीक है, करंट क्या डेवलपमेंट्स रहती हैं उसके लिए हम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले ये डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। डिफेक्शन का मतलब होता है चीट करके, ठीक है, दल बदलना। ठीक है, दल बदलना मतलब कि जैसे मान लो एक पर्सन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से वो इलेक्शन लड़ा, जीता और ठीक है वो एमएलए या एमपी बन गया। फिर उसने उस पार्टी को चीट किया, वहां से किसी और पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल हो गया। ठीक है, किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। तो क्या वो एज सच अदर पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर रह सकता है, एमएलए या एमपी रह सकता है? नहीं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में आया था, उससे पहले तो होता था कि वो रह सकता था, लेकिन 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया उसमें चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बोला गया कि ऐसा पर्सन जो डिफेक्शन करके जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, जो उस हाउस का मेंबर बना था एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से। ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको ये ईयर प्रॉपर याद होना चाहिए और कौन सा अमेंडमेंट है ये याद होना चाहिए। प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर। वो किसी का भी मेंबर है, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है। ठीक है, तो अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जीत के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया तो एक नया शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है, जिसका नाम है 10th शेड्यूल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन का मतलब। ठीक है, और 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसके थ्रू हमने क्या किया, ये कानून बनाया। ठीक है, उसके बाद हम एंटी डिफेक्शन लॉ के फीचर्स देख लेते हैं। अब क्या है, तो डिस्क्वालिफिकेशन जब किया जाएगा, किस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। जो मेंबर्स आपके पॉलिटिकल पार्टी से पहले बिलोंग करते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसकी मेंबरशिप छोड़ के इफ मेंबर वॉलंटरीली गिव्स अप हिज मेंबरशिप, मान लो उसने, जैसे मान लो एक पर्सन है वो नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करता है या आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है, उस पार्टी की मेंबरशिप ही छोड़ देगी, मेरे को इस पार्टी का मेंबर नहीं रहना। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रह सकते हैं। ठीक है, आपका लीडरशिप के साथ मान लो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गया, आप उस पार्टी का मेंबर ही नहीं रहना चाहते, अगर आपने उस पार्टी की मेंबरशिप ही छोड़ दी तो आपकी वो सीट जो है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, फिर वैकेंट हो जाएगी, आप मेंबर नहीं रह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा या फिर आप किसी भी
हाउस के, ठीक है। उसके बाद है इफ वोट अगेंस्ट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस। मान लीजिए पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में या लोकसभा में, राज्यसभा में, हम लोकसभा की एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर वोटिंग होनी है, ठीक है। यहाँ पे पार्टीज विप भी इशू करती हैं। विप इशू क्या होता है वो हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए पार्टी के लीडर ने बोल दिया कि सभी पर्सन को इस मैटर में इसके अगेंस्ट वोट करनी है या इसके फेवर में वोट करनी है, उसका एक डिसीजन आता है। मान लीजिए कोई मेंबर उस पार्टी से अपने लीडर की बात को नहीं मानता, जो डायरेक्शन पार्टी ने दिया उसकी बात को नहीं मानता इन द सेंस या तो उसके अगेंस्ट में वोट करे जो पार्टी का निर्णय था, या फिर वोट करने से ही मना कर दे। तो इस केस में भी पार्टी उसको क्या कर सकती है, अपने प्रीलिमिनरी मेंबरशिप जो उसने दी होती है पार्टी ने, उसको हटा सकती है, ठीक है। 15 डेज के अंदर अंदर उसको ये कार्रवाई करनी होती है, ठीक है। तो अगर वो पार्टी ही उसको अपना मेंबर हटा देती है, ठीक है, बनाती नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। मीन्स मेंबर इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट शुड कंटिन्यू इन द पार्टी एंड ओबे द पार्टी डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा, एक कैंडिडेट, एक एमपी, एक एमएलए एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से चूज होके उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने की वजह से जीत के आया था, तो जब तक उसको उस पार्टी का मेंबर रहा वो, तब तक ही वो उस हाउस का, ठीक है, लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का मेंबर रह सकता है, अदरवाइज नहीं। ये था जो मेंबर पॉलिटिकल पार्टी से जीते। उसके बाद हमारा जरूरी तो नहीं है कि जो एमपीज एमएलए बनते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं, अपना आजाद खड़े होते हैं, ठीक है। तो उसकी मेंबरशिप कब खत्म की जा सकती है, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, जीतने के बाद किसी भी हाउस का मेंबर बन जाए पार्लियामेंट में या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर में, और फिर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इस केस में भी उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में हमने बोला राज्यसभा में भी आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, अब वो खत्म कर दिया गया है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेट उसको करा तो उसी टाइम वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तो बन सकता है 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसकी मेंबरशिप हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। लेकिन 6 महीने एक्सपायर होने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है नॉमिनेटेड मेंबर, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो क्या कर दी जाती है, डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ पॉइंट्स थे। तो अभी एक्सेप्शंस की भी बात आती है कि कहाँ कहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या है, इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर मर्जर हो, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक अनदर पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स, ठीक है, जो जीते हुए हैं, जो मेंबर्स बने हुए हैं, वो टूट के 2/3 मेंबर, जैसे मान लीजिए वहां पे 30 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स में से अगर 20 मेंबर्स टूट के अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको 2/3 मेंबर्स का मर्जर बोला जाएगा। तब वो उनके ऊपर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसके बाद मेंबर्स बिकेम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कहने का मतलब एक, जैसे ही देखो होता क्या है कि जो आपकी लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी होती है वो एमपीज अपने में से ही क्या करती हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनते हैं जिनको हम स्पीकर बोलते हैं। और ये स्पीकर सभी के लिए सेम होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन करता है यहाँ पे। तो स्पीकर का काम क्या होता है, हाउस को अच्छे से चलाना। तो स्पीकर बना हुआ पर्सन अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है तो उस केस में उसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में ऐसा नहीं होता। तो जो 2 हैं ये क्या है, एक्सेप्शंस है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं। वो अगर हम यूपीएससी या पीसीएस की बात करते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की बात करते हैं, जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तब हम पढ़ते हैं कि अगर ऐसा होता है कि 2/3 मर्जर मेंबर्स को अलाउड कर दिया गया, एक इंडिविजुअल पर्सन को अलाउड नहीं किया गया, तो उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। एक थर्ड कंडीशन थी जिसमें क्या होता था कि अगर आपकी स्प्लिट हो जाए पार्टी, 1/3 मेंबर्स पार्टी को छोड़ के चले जाएं, ठीक है, और वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाएं, ठीक है, तो वो पहले डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, ये वाली कंडीशन को। पहले यहाँ पे 3 कंडीशंस होती थी, 2 ये
और स्प्लिट होना 1/3 मेंबर्स का, फिर किसी पार्टी में चले जाना, ठीक है, या नई पार्टी बना लेना। तो ये कंडीशन रिमूव कर देगी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव किया गया इसको? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें एक कंडीशन और लगाई गई थी कि जो हमारे मिनिस्टर्स बन सकते हैं आउट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है उसमें जो मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है लोकसभा की स्ट्रेंथ का, ठीक है, जैसे मान लो अभी हमारी 552 है, ठीक है, तो लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% जो है वो आपका क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15%, इससे ज्यादा आप मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। ये भी आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कंडीशन ऐड हुई थी। उसके बाद ये था कि जो ये एंटी डिफेक्शन लगेगा, किस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है, किस पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करना, ये डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो किस पर्सन के पास है। तो इसको डिसाइड करने की अथॉरिटी आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास होती है। अगर लोकसभा का मेंबर था तो आपका स्पीकर के पास है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है सॉरी, तो आपका जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो, उनके पास है। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात आती है तो वहाँ पे भी सेम केस, जैसे लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर्स के पास होती है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि कौन डिसाइडिंग अथॉरिटी होते हैं। एक केस था जिसका नाम है कियोटो होलोहन केस, 1993 में आया था। ये केस आपको पता होना चाहिए। इस केस में इससे पहले क्या था, यहाँ पे डिसाइडिंग अथॉरिटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। डिसाइडिंग अथॉरिटी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। कियोटो होलोहन केस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कियोटो होलोहन केस क्या था कि जो ये डिसाइडिंग अथॉरिटी होती थी किसी को डिस्क्वालीफाई करना, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था किसी भी कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, कियोटो होलोहन केस में बोला 1993 में कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन मैलाफाइड है, ठीक है, जानबूझ के वो इस तरह के डिसीजन ले रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे, तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है, कोर्ट के पास पूरी पावर है। तो ये केस आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। रिसेंटली अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हो, ठीक है, जहां पे आपकी जो पार्टीज हैं एकनाथ शिंदे और जो आपके उद्धव ठाकरे हैं, उनके बीच में यही अब एक डिस्प्यूट चल रहा है। एकनाथ शिंदे अपने कुछ एमएलएस को लेके बीजेपी में जा चुके हैं, ठीक है, तो सॉरी बीजेपी में तो नहीं गए, लेकिन जो इनकी पार्टी थी उद्धव ठाकरे की, उनकी पार्टी अब एकनाथ शिंदे को दे दी गई है। तो एक तरह का स्प्लिट है ये, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद ये पार्टी इन्हीं के पास रही, इन्होंने बीजेपी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बना ली। डिसाइड ये करना था कि ये पार्टी का लीडर कौन है, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को वो पार्टी का क्या कर दिया है, बना दिया है कि एकनाथ शिंदे इसके लीडर हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हटके है, लेकिन अभी भी ये केस पेंडिंग है। देखना पड़ेगा कि किसके फेवर में वो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ था, अभी के लिए इतना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पहले डेफिनेशन की पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन बोल दो, या कोई एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनकी सेम पॉलिटिकल व्यूज या आइडियोलॉजी होती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस के थ्रू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नॉमिनेशन के थ्रू, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका लिखा हुआ है उसके थ्रू क्या करना चाहते हैं, वो पावर एक्वायर करते हैं। जिनका सेम पॉलिटिकल व्यू होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू क्या करते हैं, पावर एक्वायर करते हैं, तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करें तो आपको 4 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। एक रिएक्शनरी पार्टीज होती हैं, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टीज होती हैं, तीसरी आपकी लिबरल्स होती हैं, चौथी आपकी रेडिकल पार्टीज होती हैं। इनमें हल्का हल्का माइनर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो रिएक्शनरी पार्टीज होती हैं वो स्टिक टू ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, वो कुछ भी नया अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लाना नहीं चाहती।
ओल्ड इंस्टीट्यूशन जैसे मोनार्क काम कर रहा है तो वो चाहते नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आए या डेमोक्रेसी आए या रिपब्लिक आए। ओल्ड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही स्टिक रहना चाहते हैं, उनको रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। कंजर्वेटिव पार्टीज वो होती हैं जो अपने कंट्रीज में कुछ चेंज नहीं करना चाहते। इनमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस चेंज हो रही हैं लेकिन आइडियोलॉजी इनकी पूरी तरह से सेम रहती है, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। वो स्टेटस क्यों है, चेंज नहीं चाहते। दूसरी बात है, तीसरा होता है लिबरल्स। लिबरल चाहते हैं रिफॉर्म होता रहे अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। वो चेंज चाहते हैं लेकिन वो धीरे धीरे चेंज चाहते हैं। रेडिकल्स चाहते तो हैं चेंज लेकिन क्विक चेंज चाहते हैं, एकदम से अब्रप्ट चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। चाहे उसके लिए उनको हथियार उठाना पड़े, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, बगावत करनी पड़े, ठीक है। और रेडिकल्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये चार तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो आपका नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो आजकल इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, लेफ्टिस्ट पार्टीज, सेंट्रिस्ट पार्टीज और राइटिस्ट पार्टीज। राइटिस्ट पार्टीज आपकी कंजर्वेटिव पार्टीज होती हैं। जैसे इंडिया की एग्जांपल ले तो बीजेपी, इनकी एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ठीक है। कंजर्वेटिव्स हैं, ठीक है आजकल, लेकिन इन्होंने नेशनलिज्म को मुद्दा बना रखा है, ठीक है। किस तरह के नेशनलिज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व नेशनलिज्म की बात करते हैं। लेफ्टिस्ट पार्टी की बात करते हो तो लेफ्टिस्ट पार्टी रेडिकल्स होती हैं, ठीक है, मतलब अब्रप्ट चेंज चाहती हैं, जैसे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, ठीक है। उसके बाद सेंट्रिस्ट में आते हैं आपके लिबरल्स, जो बड़ा धीरे धीरे चेंज चाहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब्रप्ट चेंज आए। कांग्रेस पार्टी जो इस पार्टी से सेंट्रिस्ट पार्टी को बिलोंग करती है। तो ये कोई हार्ड एंड मतलब वो रूल नहीं है कि जो पार्टी को जिसमें रख दिया वो उसी तरह से है। इनके कामकाज के तरीके से, इनकी आइडियोलॉजी से पता चलता है कि इस तरह की पार्टीज हैं, ठीक है। आप देख लेना एक बार। उसके बाद है हमारे इंडिया में कितने टाइप का पार्टी सिस्टम है। जो पूरे वर्ल्ड की अगर हम कंट्रीज की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करें, तो जो ट्रेंड है वो तीन तरह का पार्टी सिस्टम चलता है, जहाँ पे वन पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, दूसरी किसी भी पार्टी को इलेक्शंस में खड़े होने का मौका भी नहीं दिया जाता, उनके पास राइट्स ही नहीं है। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। टू पार्टीज ऐसे होते हैं जहाँ पे दो पार्टीज के बीच ही पावर क्या होती है, घूमती रहती है, कभी ये पार्टी जीतेगी कभी वो पार्टी जीतेगी। यूके की बात करें, ठीक है, और यूएसए की बात करें, यूएसए में मेजरली दो पार्टीज के नाम से होते हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, ठीक है। तो दो पार्टी सिस्टम है। ऐसे ही यूके में भी आपका टू पार्टी सिस्टम है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यूके में कौन सी दो पार्टीज के बीच में पावर घूमती है, ठीक है। उसके बाद है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब यह है कि कितने भी पार्टीज बन सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सभी के पास इलेक्शंस को लड़ने का राइट है, ठीक है। वो इंडिया में ही फॉलो होता है। यहाँ पे नेशनल पार्टीज भी हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज भी हैं। जैसे पंजाब में अकाली दल की बात करते हैं, AIADMK की बात करते हैं, तमिलनाडु में तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी हैं, ठीक है। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल पार्टी सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, कितनी बड़ी पार्टी है, कितना उसका इन्फ्लुएंस है, कितना उसका इम्पैक्ट है। हाँ, इंडिया में अगर बात करें तो स्टेटस के हिसाब से या तो उस पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोला जाता है, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रजिस्टर्ड तो है, अनरिकॉग्नाइज्ड है वो। ये स्टेटस दिए किसकी तरफ से जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाती हैं, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी में डिफरेंसेस क्या हैं, इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो उसको बेनिफिट क्या है, उसको रिजर्व्ड सिंबल मिलता है। जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी अभी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी तो जो इनका जो सिंबल है ब्रूम, झाड़ू, वो इस पार्टी के कैंडिडेट को ही अलॉट किया जाएगा पूरे इंडिया में। कहीं पे भी ये पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी इलेक्शंस के लिए तो उस पार्टी के बंदे को ही ब्रूम का सिंबल मिल सकता है, ठीक है। और किसी पर्सन, कोई पर्सन जो है ब्रूम के इलेक्शन पे, ब्रूम के सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। रिकॉग्नाइज सिंबल्स बोलते हैं इनको। एक फ्री सिंबल्स होते हैं जो कोई भी बंदा उस सिंबल को लेके इलेक्शन लड़ सकता है। रजिस्टर्ड पार्टीज वो होती हैं जो इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर तो कर रखी है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि उनको रिजर्व सिंबल्स नहीं मिलेंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, जो हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टीवी वगैरह, ठीक है, इनके ऊपर जो
इनकी एड्स दिखाई जाएंगी, तो इनके लिए इनको टाइम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा स्टार कैंपेनर्स की बात आती है, ये ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ज़्यादा स्टार कैंपेनर्स अपॉइंट कर सकती हैं, अपने अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज नहीं अपॉइंट कर सकती, वो बातें अलग हैं, ठीक है। इतना पूछा नहीं जाता यहाँ पे से क्वेश्चंस। हम बात करेंगे कि जो मेन मेजर पॉइंट है कि कोई पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी बने नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, उसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो है आपकी आम आदमी पार्टी जो है वो आपकी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बनी है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में है, करंट अफेयर में है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में कौन कौन सी हैं। टाइम टू टाइम पार्टीज निकलती रहती हैं, बनती रहती हैं, ठीक है। नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में आम आदमी पार्टी, इनका सिंबल आपको पता होना चाहिए ब्रू। बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, इनका सिंबल लोटस कमल। बहुजन समाजवादी पार्टी एलिफेंट, ठीक है। सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, सीपीआई नहीं है, सीपीएम में हैमर एंड सिक्कल इनका सिंबल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजा हैंड इनका सिंबल है। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, इनका सिंबल है बुक। कोनार्ड संगमा जो है इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, ठीक है। तो ये 6 पार्टी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी के लिए आज डेट की बात करें तो 12 अप्रैल 2023, ठीक है। इस डेट के ऊपर हमारी 6 पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है नेशनल लेवल पे। अभी कंडीशंस क्या है किसी पार्टी को नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होने के लिए और आपका स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज होने के लिए, ठीक है। तो नेशनल लेवल की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है 6% वोट्स जनरल इलेक्शंस में मिले फ्रॉम 4 और मोर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। मतलब कि जनरल इलेक्शन जो होंगी उसमें से क्या है, आपका जनरल इलेक्शन आपकी लोकसभा वाली की बात चल रही है, तो उसमें क्या है, या तो जो भी हमारा लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ, ठीक है, पूरे इंडिया में, तो वहां पे 6% वोट्स उस पार्टी को मिले, और ठीक है फ्रॉम 4 और मोर स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि वो जो 6% वोट है उसको एक ही स्टेट से मिल रही है, नहीं, सभी स्टेट्स में आपके एमपीज के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स में आपका 6% वोट मिले, या फिर आपकी 6% वोट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शंस होती हैं, ठीक है, वहां पे मिले, और उसके साथ क्या हो 4 स्टेट्स में मिले, ठीक है, 4 स्टेट के अंदर जनरल असेंबली इलेक्शंस हो उसी स्टेट की, वहां पे 6% से ज्यादा वोट उसको मिल जाए और उसको क्या मिले 4 सीट लोकसभा में भी मिल जाए। यहाँ पे और का मतलब यह है कि या तो ये वाली कंडीशन अलग से पूरी ऊपर वाली, या फिर ये दोनों कंडीशंस नीचे वाली, ठीक है। 6% वोट उसको 4 स्टेट की जनरल असेंबली इलेक्शंस में लेनी पड़ेंगी और आपको 4 सीट आपकी लोकसभा में लेनी पड़ेंगी। उसके बाद एक और कंडीशन भी हो सकती है, 2% सीट मिलनी चाहिए लोकसभा में, ठीक है, मोर देन 3 स्टेट्स, फ्रॉम 3 और 3 से ज्यादा स्टेट्स में। यानी कि लोकसभा की क्या है 2% सीट्स, जो मान लो लोकसभा में मान लो 545 सीट्स हैं या 552 सीट्स हैं, उसका 2% सीट्स और वो 3 स्टेट से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन 4 स्टेट्स, ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है, ये आपको याद रहनी चाहिए। 4 स्टेट में वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी बन जाए तो उसको नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी मान लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो ये आम आदमी पार्टी है इसने कौन सी कंडीशन फुलफिल की है, आई थिंक ये 3rd वाला कंडीशन इसका फुलफिल हुआ है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज मतलब कि स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या है उसका, जो आपकी स्टेट की इलेक्शंस हो रही हैं उसमें से 6% वोट उसी स्टेट के अंदर या फिर 2 सीट्स, ठीक है, उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% सीट वोट्स आ जाएं और 2 सीट्स आ जाएं, ठीक है, असेंबली की, तो उस स्टेट के अंदर स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाती है। 6% वोट जनरल इलेक्शंस में आए या फिर यानी प्लस 1 सीट लोकसभा की है, उस स्टेट के अंदर जहां पे लोकसभा की इलेक्शंस हो रही हैं 6% वोट आए वहां से और 1 सीट आ जाए लोकसभा की, तब भी वो स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाती है। उसके बाद क्या है 3 सीट्स हों या फिर 3% सीट्स हों, जो भी ज्यादा होगा आपका, या 3 सीट्स या 3% सीट्स उस स्टेट की इलेक्शंस जहां पे वो हो रही हैं, ठीक है, तब भी वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट इन लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन में क्या है 25 सीट्स के पीछे 1 सीट अगर किसी पार्टी को आती है तब भी वो क्या हो जाएगी, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 8% वोट्स इन द लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस
चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, ठीक है, चाहे स्टेट इलेक्शंस हो, उसमें 8% वोट्स अगर उसको मिल गया, ठीक है, स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, वो एक स्टेट पार्टी बन जाएगी। मुझे पता है कि ये कंडीशंस याद करनी थोड़ी टफ है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एक नई पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लिस्ट तो हमने पहले डिस्कस कर ली है, 6 पार्टीज अभी आपकी क्या है, नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 2021 में, ठीक है। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, ना ही रेजोल्यूशन के थ्रू बनी है, बल्कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए एक्ट के अंडर बनी है, 1993 में बनी है, पहला पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है। कंपोजिशन की बात आपको पता होनी चाहिए, एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन, ठीक है, जो हैं आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं या कुछ जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये एक अमेंडमेंट हुआ था। पहले क्या होता था कि जो ये चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनते थे, लेकिन अमेंडमेंट करके कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी आपका क्या बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके 4 मेंबर, ये चारों आपके जज ही होंगे, ठीक है, रिटायर्ड हो सकते हैं, एक्टिंग हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, उनमें आपके मेंबर फिक्स हैं। एक तो आपका चेयरमैन होगा माइनॉरिटीज कमीशन का, एक आपका चेयरमैन होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का, एक आपका चेयरमैन होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, एक होगा आपका वुमेन कमीशन का चेयरमैन। ये 4 मेंबर्स तो आपके फिक्स हैं, चारों कमीशन के चेयरमैन ही आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। उसके बाद बात आती है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू की जाती है। प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करते हैं कि 6 मेंबर की कमेटी होती है। कमेटी में आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ आरएस, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, जो चेयरमैन ऑफ आरएस होते हैं वो नहीं होते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउसेज में, आपका लोकसभा में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राज्यसभा में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये 6 मेंबर मिलकर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि किसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या बनाना है, मेंबर बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये है, अभी लोकसभा के अंदर कोई भी आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें से बन सके। टेन्योर की बात आती है। टेन्योर जो है वो आपका 3 इयर्स या फिर 70 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे पहले 5 साल होता था, ये भी अमेंड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो 3 साल उसकी एज हो और 3 साल का उसका टेन्योर कार्यकाल हो, या फिर 70 साल मैक्सिमम एज है। अगर पहले जो भी कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। रिटायर होने के बाद जो मेंबर है वो किसी भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद है रिमूवल। रिमूवल प्रेसिडेंट उसको कर सकता है, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उन ग्राउंड्स के ऊपर कभी भी उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट के पास वो इंक्वायरी भेज देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिकमेंड करे तो फिर प्रेसिडेंट को उसको हटाना ही पड़ता है। हमने ये आर्टिकल नंबर 143 में भी पढ़ा था, ठीक है। सैलरीज जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन की जाती हैं टाइम टू टाइम। फंक्शंस में आपको जो जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं वही याद रखने हैं, क्योंकि पेपर्स में, एग्जाम्स में जब कंफ्यूजन होती है तो यहीं भी होती है। बाकी जितने फंक्शंस हैं नॉर्मली आपको पढ़ के पता चल ही जाएगा कि हाँ स्टेट ह्यूमन राइट्स या सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये काम करते ही होंगे, ठीक है। 4 फंक्शंस जो आपको याद रखने वो क्या है। टेक सुओ मोटो एक्शंस, कहने का मतलब ये है कि अपने आप भी एक्शन ले सकता है ये कमीशन अगर उसको लगे कि कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा पिटीशन फाइल करे पहले इनके आगे जाके फिर ये क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है। सुओ मोटो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विद इन 1 ईयर, जब कोई हैपनिंग हो चुकी है उसके 1 साल के अंदर अंदर ये का इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर पिटीशन फाइल आ सकती है, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर जो भी हैपनिंग हुई है उसको 1 साल से ज्यादा का समय ना हुआ हो। रिकमेंडेटरी नेचर है, जो भी रिकमेंडेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देता है वो रिकमेंडेटरी है, बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर उसको मानना, ठीक है। उसके बाद ये अनाउंस अवार्ड कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इनके पास कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट केस गया, ठीक है, तो ये जिस बंदे जो एग्राइव्ड पर्सन है जिसके साथ हुआ, ठीक है, जो भी धोखा हुआ या जो भी ज्यादती हुई
उस पर्सन को ये क्या कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके पास पावर है, बिल्कुल है, अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की जो कंडीशंस है, जो फंक्शंस है, वो आपको पॉइंट पढ़ते ही पता चल जाएगा। मेन याद रखने वाले ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अभी अभी हमने इस बॉडी का जो है डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया है, न्यूज़ में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड केसेस क्या थे वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। डायमंड जुबली जो है वो 60 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मनाई जाती है। अगर हम सिल्वर जुबली की बात करें तो 25 साल के बाद, गोल्डन जुबली की बात करें तो 50 ईयर के बाद, 60 ईयर के बाद डायमंड जुबली एंड 70 ईयर के बाद आपका प्लेटिनम जुबली। तो अभी 2023 में अगर हम 60 ईयर डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर बनी थी एक रेजोल्यूशन के थ्रू। ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको बनाने के लिए, संथानम कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पता होना चाहिए। इसको बाद में होम मिनिस्ट्री से शिफ्ट करके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई जो अपनी पावर्स यूज करती है वो अपने 2 एक्ट से यूज करती है। एक तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, दूसरा आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इन दोनों जो एक्ट्स बने हुए हैं इनके अंदर अपनी पावर्स को यूज करती है। अभी सीबीआई न्यूज में है तो इसका मोटो आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड्स इसके मोटो में शामिल हैं। उसके बाद जो इसका चेयरमैन डायरेक्टर, इसके जो हेड को उसको डायरेक्टर बोलते हैं, हम चेयरमैन नहीं बोलते। इसका डायरेक्टर जो है उसको सिक्योरिटी होती है 2 साल की, 2 साल के लिए वो अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई थी, उसमें क्या किया गया कि 2 साल के बाद इसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है 1-1 साल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 5 साल के लिए, यानी कि 2 साल ये हो गए, 3 साल और, यानी कि 5 साल के लिए एक बंदा जो है वो डायरेक्टर की पोस्ट पे रह सकता है। एक्सटेंशन हो सकती है 5 साल तक, 1 साल में एक बार में 1 साल तक की एक्सटेंशन कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये सीबीआई है इसके अंदर जो डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ठीक है, इसके जो अदर स्पेशल डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। 2003 में, ठीक है, डीएसपी एक्ट को रिवाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिकमेंडेशन दी इन विनीत नारायण केस। आपको विनीत नारायण केस पता होना चाहिए, 2003 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाइए, जो भी इसका डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करेंगे उसका एक कमेटी बनाइए, जिसके अंदर किसके मेंबर्स होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मेंबर्स। ठीक है, सेक्रेटरीज फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सोनल, इसका सेक्रेटरी। ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये पूरी मिनिस्ट्री है, वुड सेंड रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर, ये बनाएंगे। लेकिन इन 2014, वो 2003 का केस था, 2014 में लोकपाल एक्ट के अंदर जो कमेटी बनेगी जो इसको सीबीआई को अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को, उसमें कौन कौन होएगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, अदर मेंबर्स में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको हम लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट का या कोई जज हो सकते हैं। होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। ठीक है, और वो डिपार्टमेंट पर्सनल को भेज देगी। देन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल प्रिपेयर करेगा एक फाइनल लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस एंड सेंड इट्स टू द कमेटी। ठीक है, और कमेटी को क्या कर देगी, वो लिस्ट सीनियरिटी के हिसाब से भेज देगी, फिर कमेटी उसको क्या करेगी, उसमें से कोई पर्सन को अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो जो ये था सीबीआई वाला, इसलिए हमने डिस्कस किया है क्योंकि अभी रिसेंटली उसका डायमंड जुबली मनाया गया, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर रहेगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन पार्लियामेंट एक टॉपिक रहेगा, देन आपका क्या रहेगा, एक टॉपिक सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, उसके थ्रू हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। बाकी हम जितने टॉपिक्स रहेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर मुनक में। ठीक है, तो सुबह की टाइमिंग के अंदर ही क्लास लगती है 8 to 10। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नज़दीक के एरियाज में रहते हो एंड ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।